और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। साल 2016 जुलाई का महीना, तारीख थी 22। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म के रिलीज का दिन था। फिल्म का नाम था कवाली, जिसमें डॉन कवाली की भूमिका खुद रजनीकांत ने निभाई थी। इस फिल्म में एक डायलॉग था जो रजनीकांत ने विलन के बॉस को संदेश देने के लिए कहा था। नान वंथु तेनु सोल्लू, थिरुवंबी वंथु तेनु, 25 वर्ष थोकु मुंटादी पाड़ी कवाली आ पड़िए, थिरुवंबी वंथु तानु सोलू। जाओ, जाकर उन लोगों से कह दो कि मैं लौट आया हूं और मैं वैसा ही हूं जैसा 25 साल पहले जाते वक्त था। रजनीकांत ने अपने समर्थकों को बताया है कि नई पार्टी का गठन नए साल की शुरुआत में ही यानी जनवरी के महीने में किया जाएगा, लेकिन पार्टी के नाम का ऐलान 31 दिसंबर को किया जाएगा। तमिलनाडु की राजनीति में रजनीकांत के राजनीतिक भविष्य, उनकी पॉलिटिकल पार्टी और अन्य सियासी बातें आगे तफसील से करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। यही कोई 28-29 साल पहले पुरानी थलाइवा जयललिता को जनता इसी नाम से बुलाया करती थी, जिसका मतलब होता है रिवॉल्यूशनरी लीडर यानी क्रांतिकारी नेता। साल 1991 के विधानसभा चुनाव में जयललिता भारी बहुमत से जीतने के साथ ही राज्य की सबसे कम उम्र की पहली महिला सीएम बनी थी। इसके ठीक एक साल बाद का वक्त था साल 1992, जब रजनीकांत तब की मुख्यमंत्री जयललिता के पड़ोसी थे। पुलिस ने उन्हें इलाके में गाड़ी चलाने से रोका था। रास्ते में जाम लगा हुआ था। जानकारी ली तो पता चला कि मुख्यमंत्री जयललिता वहां से गुजरने वाली है, इसलिए ब्लॉकेड किया गया था। द नेम इज रजनीकांत नाम की जीवनी में लेखिका गायत्री श्रीकांत ने इस वाक्य का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रजनीकांत से कहा कि आपको 30 मिनट तक रुकना होगा, जब तक मुख्यमंत्री की गाड़ियों का काफिला इलाके से गुजर नहीं जाता। किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रजनीकांत कुछ देर बाद ही अपनी गाड़ी से निकलकर पास के ही खंबे की ओट लेकर अपने अंदाज में सिगरेट की कश ले लगे। जब वहां के लोगों को ये मालूम पड़ा कि सुपरस्टार रजनीकांत वहां मौजूद हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन रोड पर भारी भीड़ लग गई। घबराए हुए पुलिस अधिकारी ने रजनीकांत से कहा कि आप अपनी गाड़ी बढ़ा लीजिए। तो रजनीकांत का जवाब था, सर, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजर जाए। इस घटना के 4 साल गुजर चुके थे और 1996 के चुनाव करीब थे। रजनीकांत ने एक राजनीतिक बयान दिया जिसमें विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के सपनों पर पानी फेर दिया। तब रजनीकांत ने कहा था, अगर फिर से एआईएडीएमके सत्ता में आई तो तमिलनाडु को भगवान में नहीं बचा पाएंगे। माना जाता है कि रजनीकांत के बयान का ही असर था कि उस वक्त सत्ता विरोधी लहर में डीएमके ने जीत हासिल की थी और सरकार बना। लोकसभा के चुनाव में राज्य की सभी 39 सीटों पर करुणानिधि की डीएमके और टीएमसी का कब्जा हो गया और तो और विधानसभा चुनाव में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को महज 4 सीटें ही नसीब हुई। आलम यह था कि जयललिता बरगूर से अपनी खुद की सीट भी हार गई। साल 2017 में प्रशंसकों से खचाखच भरे चेन्नई के राघवेंद्र कल्याण मंडपम में रजनीकांत बोले, मैं नेता बनूंगा और मेरी सेना आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। मेरे सभी फैन क्लब अब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे और मैं सिस्टम को साफ करने के लिए उनका इस्तेमाल करूंगा। 2017 के बाद रजनीकांत ने कुछ मुद्दों पर अपने विचार भी व्यक्त किए। तूतीकोरिन में एंटी स्टारलाइट कॉरपोरेटर स्मेलेटर प्लांट विरोध और पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की हत्या के मद्देनजर उन्होंने कहा कि अगर हर चीज के लिए विरोध प्रदर्शन किया जाए तो तमिलनाडु एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि वो भाजपा के माउथ पीस नहीं है और उन्हें भगवा रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। समय बीतता रहा और आखिरकार अपनी राजनीतिक पार्टी के सस्पेंस से पर्दा ही उठा दिया। इस साल 31 दिसंबर को रजनीकांत अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे और फिर अगले साल जनवरी में इसे लॉन्च भी कर देंगे। सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा, हम निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हम एक ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और आध्यात्मिक राजनीति करेंगे। तो पहले पर्दे पर रजनीकांत के लिए कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। अगर तमिलनाडु की राजनीति पर एक नजर डाली जाए तो मिलता है पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद
वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ है, जिसको भरने का भरसक प्रयास डीएम के सुप्रीमो और करुणानिधि के छोटे बेटे स्टालिन और टीटीवी दिनाकरन कर रहे हैं। अगर कर्नाटक को हटा दिया जाए तो दक्षिण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा दखल नहीं। जहां तक तमिलनाडु की बात है तो एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में, इस गठबंधन को साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जोर का झटका उस वक्त लगा जब पार्टी को जनता ने लगभग खारिज करते हुए सिर्फ एक सीट दी। इसके अलावा हाल ही में भाजपा द्वारा आयोजित वेल्त्री वेल यात्रा, जिसको लेकर एआईएडीएमके सरकार ने राज्य में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इस रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दक्षिण, खासतौर पर तमिलनाडु के लोग रजनीकांत को दीवानगी की हद तक चाहते हैं और यही वजह है कि उन्हें थलाइवा कहते हैं। थलाइवा शब्द यानी थलाइवर से बना हुआ है थलाइवा, जिसका मतलब होता है लीडर या बॉस। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सीधा और सरल सवाल है कि क्या प्रशंसकों की ताली और जोश किसी स्टार के राजनीतिक कामयाबी का आधार बन सकते हैं? कुछ लोगों का जवाब ना में हो सकता है। अगर इस प्रसंग में अमिताभ बच्चन के इलाहाबाद से चुनाव लड़ने को याद किया जाए तो कुछ हद तक सवाल आसान हो सकता है। जब अमिताभ ने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता को पराजित कर दिया था। बाद के दौर में अमिताभ के राजनीति से दूर होने की कई अन्य वजहें रही, लेकिन इतने दूर भी ना जाए और दक्षिण के पास ही नजर दौड़ाएं तो एमजी रामचंद्रन और जयललिता की मिसाल भी हो सकती है। ऐसे में एक और सवाल कि क्या रजनीकांत, एमजीआर और जयललिता की तरह ही सफल हो सकते हैं? इस सवाल का पहला जवाब शायद हाँ भी हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति में एमजीआर और जयललिता जैसी शख्सियत की कमी है। इसलिए रजनीकांत उस जगह की भरपाई कर सकते हैं और काफी हद तक कर सकते हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि एमजीआर और जयललिता दोनों ही राजनीतिक मैदान में उतरे थे तो केवल और केवल फैंस का सपोर्ट नहीं, बल्कि उनके साथ ऐसे नेता भी साथ थे जो पहले से राजनीति में सक्रिय थे। चाहे वो एमजीआर को डीएमके के कई नेताओं का सपोर्ट मिलना हो या जयललिता के पीछे भी एआईएडीएमके के राजनीतिक सपोर्टर का खड़े रहना। अब आपको वापस से 1991 के दौर के घटनाक्रम में ले चलते हैं, जिसका जिक्र गायत्री श्रीकांत ने अपनी किताब में किया था। रजनीकांत और उनकी पत्नी लता ने जयललिता के 1991 में मुख्यमंत्री बनने पर उनसे भेंट की थी। उस वक्त एक खुफिया अधिकारी जयललिता के कान में फुसफुसा गया था कि इस आदमी से सावधान रहिए, ये एक दिन मुख्यमंत्री बनना चाहता है। माना जाता है उस वक्त जयललिता ने खुफिया अधिकारी से कहा था, क्या सचमुच ऐसी बात है? मुझे तो ये आदमी ऐसा नहीं लगता। जयललिता आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो खुफिया अधिकारी आज के वर्तमान दौर में जरूर मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।